प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय का अगला टॉपिक महिला आंदोलन पढ़ेंगे। महिला आंदोलन क्या है, हम पहले ये स्पष्ट करेंगे। प्राचीन समय से ही समाज में महिलाओं को निम्न स्थान प्राप्त है। प्राचीन समय में समाज पुरुष प्रधान होता था और महिलाओं का कार्य केवल घरेलू कार्य करना, बच्चों की देखरेख करना तथा परिवार का पालन पोषण करना था। इसलिए प्रारंभ से ही महिलाओं के साथ समाज में अत्याचार किया जाता था। उन्हें पुरुष के समान अधिकार नहीं दिया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। और तो इस महिलाओं को अपने समाज में बराबरी का हक प्राप्त करने के लिए अनेक समय पर अनेक आंदोलन करने पड़े। तो महिलाओं के हितों के लिए किए जाने वाले आंदोलनों को महिला आंदोलन कहते हैं। जैसे कि महिलाओं द्वारा महाराष्ट्र में शराब के विरोध में वो आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र में वहाँ के पुरुष शराब के बहुत ज्यादा आदी थे और जिसके कारण वो वहाँ की महिलाएं बड़ी दुखी थी। वे पुरुष उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार करते थे। इसलिए महिलाओं ने शराब के विरोध में या ताड़ी के विरोध में आंदोलन किया और सभी ताड़ी के ठेकों को आंदोलन के माध्यम से बंद करा दिया। तो हमारा जो टॉपिक है, इससे आपको समझ हो गया होगा कि महिला आंदोलन क्या है। अब मैं आपको महिलाओं की भारतीय समाज में निम्न स्थिति के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उनका वर्णन करूंगा। इस शुरू से ही भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति रही है और उनके साथ अत्याचार तथा उनका उत्पीड़न किया गया है। इसका उदाहरण हम इस बात से स्पष्ट करते हैं कि आज भी महिलाओं के सरकारी कार्यालयों और अन्य जो उनके कार्यस्थल है वहाँ उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका उत्पीड़न तथा शोषण किया जाता है। तो अब आज समाज में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वह राजनीतिक स्थिति है, वह बहुत निम्न है। हमारे देश में राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। अगर वर्तमान हम लोकसभा की बात करें तो उसमें 543 में से केवल 78 महिलाएं हैं, जो लगभग 14% बैठता है। तो जबकि महिला 86% पुरुषों की भागीदारी है। तो इनकी निम्न जो स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उनके लिए कौन कौन से कार्य उत्तरदायी हैं, हम उनको स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम जो कारण है, दूसरे दर्जे के नागरिक। समाज में महिलाओं को आज भी दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। उन्हें केवल घर की चार दीवार तक सीमित रहने के लिए कहा जाता है। उन्हें परिवार के बच्चे पालने के लिए और परिवार की देखरेख के लिए ही कहा जाता है। उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर निकलना अनुचित माना जाता है। पुरुष को परिवार का प्रधान माना जाता है और पुरुष के द्वारा लिए गए निर्णय को ही उचित माना जाता है। परिवार के निर्णयों में महिलाओं का कोई उचित स्थान नहीं होता। इसलिए आज भी समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। दूसरा जो कारण है, समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। आज भी भारतीय समाज में यद्यपि संविधान द्वारा महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन समाज में महिलाओं के साथ आज भी दुर्व्यवहार किया जाता है। घरों में भी महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते हैं, वो घरेलू हिंसा की शिकार होती है। और समाज में भी जहाँ पर वो कार्य करती है महिलाएं, चाहे सरकारी ऑफिस हैं या अन्य कार्यस्थल हैं,
उन पर उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है और उनका शोषण तथा उत्पीड़न करने की कोशिश की जाती है। जो तीसरा कारण है महिलाओं की सामाजिक निम्न स्थिति का, वो है दहेज प्रथा। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में एक बुरी प्रथा है, वो है दहेज प्रथा। लड़कियों को शादी के समय लड़की के माता पिता द्वारा दहेज के रूप में अनेक सामान दिए जाते हैं, जिससे कि लड़कियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज समाज में यह हाल है कि गरीब माता पिता को अपनी लड़की की शादी करने के लिए उचित मात्रा में दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे योग्य वर नहीं मिल पाता। और समाज में दहेज के लिए अनेक बार महिलाओं को दहेज की बलि चढ़ते हुए देखा गया है। महिलाएं दहेज की मांग के कारण आत्महत्या कर लेती है या उन्हें मार दिया जाता है। अगला हमारा जो कारण है समानता का अधिकार एक दिखावा। यद्यपि संविधान द्वारा महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह समानता का अधिकार एक दिखावा है। वास्तव में समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर किसी घर में लड़की पैदा होती है तो उसे बुरा माना जाता है, और अगर लड़का पैदा होता है तो उसके पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती है। तो इससे पता चलता है कि आज भी समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है, जबकि महिलाएं भी आज भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। अगला जो हमारा पांचवा कारण है राजनीति में महिलाओं की सीमित भागीदारी। आजादी के बाद से ही भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बड़ी सीमित रही है। यद्यपि समय के साथ साथ महिलाओं की राजनीति में भागीदारी हुई है, लेकिन जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी भागीदारी आज भी नहीं है। आज अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो हमारी 17वीं लोकसभा है 2019 में जिसका गठन हुआ, उसमें जो 542 सदस्यों द्वारा शपथ ली गई, उन 542 सदस्यों में से केवल 78 महिलाएं थी और जो कुल का 14% है। तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित मात्रा में है। यद्यपि हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही है और श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही है, लेकिन जितनी मात्रा में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए संख्या के आधार पर वो नहीं है। समाज में 50% जनसंख्या महिलाओं की है, जबकि उनकी भागीदारी लगभग 10% के आसपास है। अगला जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए कदम। जो ये महिलाओं की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निम्न स्थिति है, इसको सुधारने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, उनके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा कदम है वो है कानूनों का निर्माण। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए और उन कानूनों को उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। वैसे भारतीय संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। 1955 में हिंदू विवाह कानून, 1961 में दहेज के विरोध कानून और 2005 में महिलाओं के साथ घरेलू अपराध हिंसा कानून बनाया गया। अगला जो हमारा है दूसरा इसका कदम जो उठाया गया है वो है महिला अपराध कोष्ठ। सरकार द्वारा महिलाओं के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग से कोष्ठ बनाई गई है, जिसे महिला अपराध कोष्ठ कहा गया है। इसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों
से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। और क्योंकि इसमें जो कर्मचारी है महिला अपराध कोष्ठ में वो ज्यादातर महिलाएं होती है, इसलिए महिला अपनी समस्या इन कर्मचारियों के सामने आसानी से रख सकती हैं और ये महिला अपराध गोष्ठ उन महिलाओं की समस्याओं को आसानी से समाधान करती है। जो हमारा तीसरा जो कदम है वो है सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भर्ती। समय के साथ महिलाओं को सरकारी नौकरियों में और सेना में भी भर्ती किया जाना चालू कर दिया गया है। आज जो हमारी नौसेना है, थल सेना है और वायुसेना है उसमें कमीशन पद पर भी महिलाओं की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। न केवल हमारे देश में अन्य सरकारी नौकरियों में महिला की भर्ती रहती है, बल्कि सेना में भी उनके भर्ती के रास्ते खुल गए हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। चौथा जो हमारा कदम है वो है स्त्री शिक्षा। प्रारंभ से ही आजादी के बाद ही महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है और समय के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए न केवल सरकार बल्कि अनेक महिला संगठन भी महिलाओं के शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। आज महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी काफी बड़ी है और जो शिक्षा की जो साक्षरता दर है उसमें भी हमारा सुधार हुआ है, महिला साक्षरता दर। जो नेक्स्ट जो हमारा कदम है अगला वो है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। महिलाओं की समस्या के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह आयोग विभिन्न प्रकार की महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई करता है और उनका निराकरण करने का कार्य करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होता है। ये सभी महिलाएं होती हैं और अगर एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों में कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति का नहीं है तो एक अनुसूचित जाति का सदस्य और लिया जाता है। और अगर एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य और लिया जाता है। ये महिला आयोग के कुल सदस्य हैं। यानी कि वैसे तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य और एक सचिव 7 सदस्य है, लेकिन अगर इनमें ना कोई अनुसूचित जाति का सदस्य है और ना ही अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो 2 सदस्य और लिए जाएंगे, एक अनुसूचित जाति का सदस्य और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य। इस प्रकार से इनकी कुल सदस्य संख्या हो जाएगी 9। तो ये है आयोग। जितने भी हमारे महिलाओं से संबंधित मामले हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित मामले हैं, चाहे वो उनके शोषण या उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं, चाहे उनके कार्यालयों में उनके उत्पीड़न के मामले हैं, उनके बारे में सुनवाई का कार्य करता है और उनका तुरंत निपटान का कार्य करता है। अगला जो उपाय है हमारा वो है, अगला जो कदम है आरक्षण। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत
पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनमें 33% महिलाओं की भागीदारी होती है। तो लेकिन सब विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की गई है। पिछली जो लोकसभा है उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का सरकार द्वारा बिल लाया भी गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह बिल पास नहीं हो पाया। आने वाले समय में ये हम आशा करते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पास होगा और उन्हें वहां भी 33% भागीदारी मिलेगी। जो इसका लास्ट जो हमारा उपाय है इस महिलाओं के सामाजिक उत्थान का, वो है लिंग निर्धारण पर रोक। क्योंकि समाज में लड़की का पैदा होना बुरा माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग जन्म से पहले ही बच्चे के लिंग की जांच कराते हैं। और अगर बच्चा लड़की है तो उसका समय जन्म से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। तो भारत सरकार ने लिंग निर्धारण को एक कानूनी अपराध मानते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कानून बनाया है। और अब अगर कोई माँ बाप बच्चे का लिंग जांच कराते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए भी अब महिलाओं के जो समाज में जो महिलाओं की जो अनुपात दर थी उसमें सुधार हुआ है।